नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पाठ है तक्षशिला आईएएस बलिया का और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, नेपाल के विदेश मंत्री पहले भारत पहुंचे, फिर सीधे चीन रवाना हो गए। दोनों यात्राओं में एक बात समान थी। नेपाल को बार बार यह भरोसा दिलाना पड़ा कि वह किसी एक खेमे में नहीं जा रहा। लेकिन सवाल है, आखिर 3 करोड़ की आबादी वाला एक छोटा सा हिमालयी देश इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया? भारत, चीन और अमेरिका तीनों उसकी हर राजनीतिक चाल पर नजर क्यों रख रहे हैं? क्या नेपाल आज दक्षिण एशिया का एक नया भू राजनीतिक रण क्षेत्र यानी कि जियो पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड बन चुका है, या फिर काठमांडू बड़ी शक्तियों के बीच संतुलन बनाकर अपनी एक स्वतंत्र पहचान और रणनीतिक शक्ति गढ़ रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, नेपाल के इस नई विदेश नीति का असर भारत की सुरक्षा, चीन की महत्वाकांक्षाओं और पूरे दक्षिण एशिया के भविष्य पर क्या पड़ेगा? आज के इस पूरे वीडियो में हम समझेंगे भारत यात्रा के तुरंत बाद चीन पहुंचने वाले नेपाल के विदेश मंत्री का यह दौरा आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है और इसके पीछे छिपी है कैसी बड़ी भू राजनीतिक कहानी। साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिल सके। साथियों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस शानदार सेशन की। और आज का टॉपिक है आपके स्क्रीन पर, भारत दौरे के तुरंत बाद चीन क्यों पहुंचे नेपाल के विदेश मंत्री? तिब्बत, दलाई लामा और अमेरिका, इन 3 मुद्दों को लेकर जो है सबसे ज्यादा चिंता है। चीन नेपाल को लेकर परेशान क्यों है? और फिर वही मुद्दे, तिब्बत, दलाई लामा और अमेरिका। न्यूज़पेपर अगर हम देखें तो द प्रिंट, टाइम्स ऑफ इंडिया और काठमांडू पोस्ट, 3 समाचार पत्रों को हमने लिया है। और ये 3 समाचार पत्र इस बात के लिए है कि जो भी हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं उन समाचार पत्रों के अंदर जो भी समाचार हैं उनका हम विश्लेषण कर रहे हैं। हम आपको सारी जानकारी एक साधारण से एक आसान भाषा में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। द प्रिंट लिखता है, आफ्टर विजिट टू इंडिया, नेपाल foreign minister visit China with a view to reset bilateral tie. He is expected to outline the China policy of the RSP government to the Chinese leadership. RSP general election victory last year marked an end to a dominance of Communist Party in Nepal. शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, कम्युनिस्ट पार्टी इन नेपाल। साथियों, कम्युनिस्ट को लेकर, माओ को लेकर मैंने कल एक वीडियो डाली हुई है। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा होगा तो कृपया उस वीडियो को देखिएगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से माओवाद जो है वह नेपाल में आया, माओवाद आने के कारण क्या थे और किस प्रकार से राजशाही से लोकतंत्र की तरफ नेपाल बढ़ा है। एक अच्छी डॉक्यूमेंट्री है, समय निकाल के उसको देख लीजिएगा। दूसरा न्यूज़पेपर है टाइम्स ऑफ इंडिया और ये लिखता है, आफ्टर इंडिया विजिट नेपाल, फॉरेन मिनिस्टर अराइव इन चाइना टू आउटलाइन न्यू गवर्नमेंट पॉलिसी। काठमांडू पोस्ट लिखता है, राइट आफ्टर हिज इंडिया विजिट, फॉरेन मिनिस्टर खनाल ट्रेवल्स टू चाइना, द 4-day विजिट टू बीजिंग सिक्स टू रीबिल्ड ट्रस्ट, एड्रेस चाइनीज कंसर्न। देखिए, बातों को समझिएगा। हमने लिखा एड्रेस, न्यूज़पेपर ने लिखा है एड्रेस चाइनीज कंसर्न, यानी कि चीन की चिंता को लेकर बात हो रही है। एंड एडवांस बायलैटरल कोऑपरेशन इन द चैलेंज पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट इन नेपाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की, और जो भी समाचार पत्रों ने अपने यहां समाचारों को लिया है उसको एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। साथियों, नेपाल की मजबूरी नहीं है कि वो एक लैंडलॉक कंट्री है। एक लैंडलॉक कंट्री होना, एक सैंडविच कंट्री होना, एक बफर कंट्री होना नेपाल के भूगोल की ताकत है। नेपाल को अक्सर हम छोटा, संसाधन सीमित देश के रूप में देखते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किसी भी देश की ताकत सिर्फ उसकी आबादी या अर्थव्यवस्था से नहीं मापी जाती। कई बार भूगोल ही सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। नेपाल छोटा जरूर है, लेकिन उसकी भौगोलिक स्थिति उसे दक्षिण एशिया के सबसे महत्वपूर्ण देशों में से एक बनाती है। दक्षिण में भारत, उत्तर में चीन और बीच में हिमालय। नेपाल दो एशियाई महाशक्तियों के बीच में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग मैप देख लेते हैं और उसके बाद इस चर्चा को बढ़ाते हैं। साथ ही आपके स्क्रीन पर नेपाल, उत्तर में चाइना और दक्षिण में इंडिया आपको देखने को मिल रहा है। तो हमने कहा दक्षिण में भारत, उत्तर में चाइना और बीच में हिमालय। नेपाल दो एशियाई महाशक्तियों के बीच स्थित एक ऐसा रणनीतिक पूल है जिसकी स्थिरता और विदेश नीति पर दोनों देशों की गहरी नजर। भारत के लिए नेपाल केवल एक पड़ोसी देश नहीं है, बल्कि खुली सीमा, सांस्कृतिक संबंधों और सुरक्षा हितों से जुड़ा साझेदार है। वहीं चीन के लिए नेपाल तिब्बत क्षेत्र की सुरक्षा, हिमालय संपर्क मार्गों और दक्षिण एशिया में अपनी पहुंच बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम आपको देखने को मिलेगा। आइए तस्वीरों पे और चलते हैं। नेपाल की चाल क्या है और भारत चीन के बीच नेपाल की रणनीति क्या है, इसी पर हम आपके साथ चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं।
इंडिया वर्सेस चाइना, और कॉन्टेक्स्ट में कौन है? कॉन्टेक्स्ट में नेपाल है। अब यही कारण है कि जब नेपाल का कोई शीर्ष नेता या विदेश मंत्री नई दिल्ली या बीजिंग की यात्रा करता है तो उसे केवल एक सामान्य कूटनीतिक दौरे के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि क्षेत्रीय शक्ति संतुलन के बड़े संकेत के रूप में जो है इसे समझा जाता है। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो नेपाल की अहमियत उसकी कमजोरी में नहीं बल्कि उसके भूगोल में छुपी हुई है। अब नेपाल को लेकर चीन की चिंता भी है, और चिंता जो है वो इसलिए भी है क्योंकि नेपाल को लेकर चीन की दिलचस्पी केवल पड़ोसी संबंधों तक सीमित नहीं है। बीजिंग की चिंताएं कहीं अधिक गहरी और रणनीतिक भी है। चीन की चिंता का जो मुख्य कारण अगर हम बात करें तो चीन की चिंता का जो सबसे बड़ा कारण आपको देखने को मिलेगा वो तीन मुद्दे को लेकर है। एक तिब्बत, दूसरा पश्चिमी प्रभाव, और तीसरा नेपाल की अपनी रणनीतिक पकड़ को बनाए रखना। अगर हम बात तिब्बत की कर रहे हैं तो आप मैप को ध्यान से देखिए। नेपाल का ये जो उत्तर का जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, जिसको कई बार हम कहते हैं चाइना चाइना, लेकिन आप ध्यान रखिएगा ये तिब्बत का ऑटोनोमस रीजन है, स्वायत्त क्षेत्र है तिब्बत का, जिस पर चाइना इस समय अपनी पकड़ बनाकर रखा। ये जो स्वायत्त क्षेत्र जुड़ा हुआ है नेपाल के साथ, चीन लंबे समय से इस बात को लेकर काफी सतर्क रहा है कि नेपाली भूमि का उपयोग किसी भी तिब्बती राजनीतिक गतिविधि या चीन विरोधी अभियान के लिए ना हो। इसलिए बीजिंग नेपाल की आंतरिक और सीमा सुरक्षा नीतियों पर विशेष ध्यान रखता है। इसके अलावा अगर हम बात करें साथियों तो अमेरिका भी एक बहुत बड़ा कारण है। अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज पश्चिमी प्रभाव, यानी कि अमेरिका और यूरोपीय देशों की जो बढ़ती हुई सक्रियता देखने को मिल रही है, चीन इसको लेकर बहुत ज्यादा सावधान है। विशेष रूप से लोकतंत्र, मानवाधिकार और विकास सहयोग से जुड़ी जो भी पश्चिम की जो पहल है, जो भी इनिशिएटिव वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा ली जाती है, बीजिंग कभी कभी अपनी क्षेत्रीय रणनीतिक स्थिति के संदर्भ में भी इसको देखता है। और तीसरा कारण आपको जो देखने को मिलेगा वो ये है कि पिछले 10 वर्षों से, यानी कि जब 2015 ब्लॉकेट के बाद जब संविधान चेंज हुआ, और संविधान चेंज होने के बाद जिस प्रकार से चाइना के तरफ नेपाल का झुकाव हुआ, और चाइना ने बीआरआई प्रोजेक्ट्स हो गया, सड़क, रेल, ऊर्जा, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के माध्यम से जिस प्रकार से नेपाल में अपनी उपस्थिति बढ़ाई, ऐसे में बीजिंग चाहता है कि नेपाल के साथ उसके राजनीतिक और आर्थिक संबंध मजबूत बने रहे। वह दक्षिण एशिया में अपने दीर्घकालिक रणनीति को की जो पहुंच है उसको भी सुरक्षित रखना चाहता है। और यही कारण है कि जब नेपाल का कोई शीर्ष नेता या विदेश मंत्री बीजिंग पहुंचता है तो बातचीत केवल व्यापार या निवेश तक सीमित नहीं होती, बल्कि उसके पीछे व्यापक क्षेत्रीय भू राजनीतिक समीकरण भी जो है वो काम करते हैं। अब भारत के हिसाब से अगर हम बात करें साथियों, क्यों भारत इतना ज्यादा जो है वो परेशान रहता है, नेपाल को लेकर चिंतित रहता है, तो आप मैप देखिए, आपको ये नेपाल दिख रहा है साथियों, और नेपाल जो है वो भारत के 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। पश्चिम में आपको उत्तराखंड देखने को मिलेगा जिसका 263 किलोमीटर बॉर्डर है। फिर आपको उत्तर प्रदेश 560 किलोमीटर, बिहार 729 किलोमीटर, वेस्ट बंगाल 100 किलोमीटर, और सिक्किम और नेपाल बॉर्डर आपको 99 किलोमीटर। टोटल अगर हम बात करें तो 1751 किलोमीटर की जो है ये पूरी की पूरी सीमा जो है वो नेपाल और भारत की देखने को मिल रही। दूसरा अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि नेपाल की जो सबसे दक्षिण पूर्व की जो सीमा है वह चिकन नेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर से लगती है, जो कि भारत का सबसे सेंसिटिव एरिया है। यानी कि अगर चीन नेपाल को अपनी उत्तरी सुरक्षा और क्षेत्रीय प्रभाव के दृष्टिकोण से देख रहा है साथियों, तो भारत के लिए नेपाल का महत्व उससे भी ज्यादा व्यापक है। भारत के लिए नेपाल केवल एक पड़ोसी देश नहीं बल्कि हिमालयी सुरक्षा व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ भी देखने को मिलता है। भारत के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं साथियों, तो जैसा हमने देखा कि भारत और नेपाल के बीच में सीमा के बारे में बात की, लंबाई चौड़ाई के बारे में बात की, लेकिन हमने अपने बहुत सारे वीडियो में इस बात को कहा है कि दक्षिण एशिया में नेपाल और भारत की जो सीमा है अपने आप में एक यूनिक सीमा है, एक अलग सीमा है। क्यों? क्योंकि दोनों देशों के नागरिक बिना वीजा एक दूसरे के यहाँ आ जा सकते हैं। लाखों नेपाली भारत में काम करते हैं, जब से शिक्षा, व्यापार, संस्कृति और धार्मिक संबंध दोनों देशों को जो है वो गहराई से जोड़ भी रहे। लेकिन संबंध केवल इतिहास और संस्कृति तक सीमित नहीं है। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी नेपाल अत्यंत महत्वपूर्ण है। हिमालय भारत की प्राकृतिक सुरक्षा का ढाल तो माना ही जाता है, और इस क्षेत्र में स्थिरता भारत की रणनीतिक प्राथमिकताओं में भी शामिल है। और यही कारण है कि नई दिल्ली नेपाल की राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक विकास और मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को अपने दीर्घकालिक हितों से जो है वो जोड़ के देखता है। भारत यह भी चाहता है कि नेपाल अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बनाए रखे, लेकिन साथ ऐसा कोई शक्ति संतुलन ना बने जो हिमालय क्षेत्र की सुरक्षा और भारत के रणनीतिक हितों को जो है प्रभावित करे।
भारत के लिए नेपाल का महत्व केवल खुली सीमा या सांस्कृतिक संबंधों तक सीमित नहीं है। सामरिक दृष्टि से नेपाल उस संवेदनशील क्षेत्र के निकट स्थित है जिसे हम अभी वीडियो में चिकन नेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से भी जान रहे हैं। और यह भारत का एक बहुत संकरा भूभाग है जो पूरे उत्तर पूर्वी भारत को शेष देश से जोड़ता है। इसलिए हिमालयी क्षेत्र में स्थिरता और मित्रवत पड़ोसी भारत की सुरक्षा जो है वो भारत की सुरक्षा सोच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हाल के वर्षों में भारत नेपाल संबंधों में एक नया जो आयाम जुड़ा, चाहे वो ऊर्जा सहयोग की बात करें। नेपाल अपने विशाल बिजली परियोजना के माध्यम से अपनी क्षमता का उपयोग करके भारत को बिजली निर्यात कर रहा है। इससे नेपाल को राजस्व प्राप्त हो रहा है, जबकि भारत को स्वच्छ ऊर्जा के अतिरिक्त जो सोर्स है वो मिल रहा है। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो नेपाल अब केवल सहायता प्राप्त करने वाला देश नहीं है भारत के लिए, बल्कि नेपाल अब भारत को जो है वो सहायता दे भी रहा है। नेपाल जो है वो भारत के साथ व्यापार को अपने बढ़ा भी रहा है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो हम सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में नेपाल उभर रहा है। इसलिए जब नेपाल के विदेश मंत्री नई दिल्ली आते तो चर्चा केवल व्यापार, ऊर्जा या कनेक्टिविटी तक नहीं होती। उसके केंद्र में सीमा सुरक्षा के अलावा क्षेत्रीय स्थिरता और भविष्य की रणनीतिक साझेदारी के साथ साथ अगर हम बात करें तो बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा होती। लेकिन कहानी केवल भारत और चीन तक सीमित नहीं। पिछले कुछ वर्षों में एक तीसरी शक्ति नेपाल में अपनी उपस्थिति बढ़ा रही है और वह है अमेरिका। सवाल है कि आखिर वाशिंगटन नेपाल में क्या तलाश रहा है। साथियों, नेपाल की भू राजनीतिक कहानी केवल भारत और चीन तक सीमित नहीं। पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका ने भी नेपाल के साथ अपने आर्थिक और विकास के कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करने का प्रयास किया। लोकतांत्रिक संस्थाओं को समर्थन, विकास परियोजनाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचाओं को जिस प्रकार से अमेरिका का सहयोग मिल रहा है और अमेरिका की सक्रियता बढ़ रही है। हालांकि चीन इन गतिविधियों को केवल विकास सहयोग के नजरिए से नहीं देख रहा है। चीन की आशंका है कि अमेरिका और पश्चिमी देशों का बढ़ता प्रभाव नेपाल की विदेश नीति को प्रभावित कर सकता है और यही कारण है कि नेपाल से जुड़े कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को बीजिंग व्यापक रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में भी देख रहा है। चीन चाहता है कि नेपाल उसकी सुरक्षा चिंताओं को, विशेषकर तिब्बत से जुड़े मुद्दों को ध्यान में रखे और किसी भी ऐसी स्थिति में बचे जिससे उसके रणनीतिक हितों को जो है प्रभावित किया जाए। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो नेपाल लगातार यह संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि वो किसी भी शक्ति गुट का हिस्सा नहीं बनना चाहता है, सभी प्रमुख देशों के साथ संतुलित संबंध बना के रखना चाहता है। और यहीं से नेपाल की विदेश नीति की सबसे बड़ी चुनौती शुरू होती है। भारत और चीन जैसे दो पड़ोसी शक्तियों के बीच संतुलन बनाए रखना और साथ ही अमेरिका तथा अन्य वैश्विक साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाना। यानी नेपाल आज किसी एक शक्ति प्रभाव क्षेत्र में जाने के बजाय सभी प्रमुख शक्तियों के साथ संबंध बनाए रखने की नीति पर चल रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह संतुलन लंबे समय तक कायम रह पाएगा और क्या नेपाल वास्तव में अपनी स्वतंत्र रणनीतिक पहचान बना पाएगा या फिर वो बड़ी महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा के बीच एक भू राजनीतिक दबाव का सामना कर रहा है। हालांकि भारत और नेपाल के संबंध हमेशा तरह से असमान नहीं रहे हैं। चाहे हम बात करें काला पानी की, लिम्पियाधुरा की या लिपु लेख के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो इस पर काफी सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं, पूरा इस मुद्दे को समझाया और जल्द ही एक मुद्दा लिम्पियाधुरा को लेकर, काला पानी को लेकर इस पर हम फिर आएंगे। और ये जो मुद्दे आपको देखने को मिल रहे हैं समय समय पर दोनों देशों के बीच में तनाव पैदा कर रहे हैं। लेकिन हालिया कूटनीतिक संपर्क यह संकेत देते हैं कि दोनों पक्ष विवादों को प्रतिबंधित करते हुए व्यापार, कनेक्टिविटी और विकास सहयोग को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। भारत और नेपाल के संबंधों की सबसे बड़ी ताकत केवल सरकारें नहीं है, दोनों देशों के लोग हैं। जैसा कि हमने कई बार इस बात को कहा कि दोनों देशों के बीच में जो है वह एक सांस्कृतिक, एक भावनात्मक संबंध है। दोनों देशों के बीच में अगर हम बात करें साथियों तो गोरखा सैनिकों की परंपरा दशकों से दोनों देशों के सुरक्षा संबंधों के प्रतीक है। आज भी भारत में लगभग 40 से 45 हजार नेपाली गोरखा भारतीय सेना में अपनी सेवा दे रहे हैं। हाल के वर्षों में अग्निपथ योजना को लेकर कुछ प्रश्न उठे हैं, लेकिन दोनों देशों के बीच सामाजिक और मानवीय संबंध अभी भी बेहद मजबूत बने हुए हैं। तो साथियों, इस मुद्दे को लेकर जो हम बात कर रहे हैं इसमें चीन का एक और भी अगर हम बात करें तो दलाई लामा को लेकर भी चीन बहुत ज्यादा चिंतित है। और इसके अलावा अगर हम बात करें साथियों तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो चीन को चिंतित कर रहे हैं और इसी चीन को चिंतित करने वाले मुद्दे पर जो है वो कहीं ना कहीं बातें हो रही। जब हम बात भारत और नेपाल की ऊर्जा की बात कर रहे हैं तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स आपको देखने को मिल रहा है और ये नेपाल का बेसिन क्षेत्र है। इधर आपको महाकाली बेसिन, कर्णाली जो कि आपको पश्चिम का क्षेत्र दिख रहा है, बीच में आपको गंडकी बेसिन और पूर्व में आपको कोशी बेसिन। और ये तीनों के तीनों अगर हम बात करें तो नेपाल के लिए ऊर्जा का एक बहुत बड़ा अगर कहे तो भंडार है और वो भी स्वच्छ ऊर्जा का भंडार है जिसका नेपाल प्रयोग कर सकता है।
नेपाल चाइना ट्रांजैक्शन बोर्ड के बारे में अगर हम हिमालय ट्रांस बॉर्डर बोर्ड्स के बारे में बात करें तो ये आपको पूरा रोड नेटवर्क आपको देखने को मिल रहा है। ये मुस्तांग का क्षेत्र आपको देखने को मिल रहा है और ये मुस्तांग का क्षेत्र ये ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र पर अमेरिका यूरेनियम के ऊपर जो है वो काम करना चाहे, यूरेनियम न्यूक्लियर के ऊपर काम कर रहा है और ये पूरा क्षेत्र जो है वो तिब्बत से जुड़ा हुआ है। तो इसको लेकर भी जो है वो चाइना बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और इन्हीं सारे मुद्दों के ऊपर जब नेपाल के विदेश मंत्री पहुंचे हैं तो इन्हीं सारे मुद्दों के ऊपर चर्चा जो है वो होने वाली है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्टार लिंक को भी लेकर बहुत बड़ी चर्चा होने वाली है, क्योंकि स्टार लिंक को लेकर जब चर्चा हो रही है तो फिर वही कि इंटरनेट का प्रोवाइडर और ये सारी चीजें है ना, तो कुल मिलाकर इंटरनेट डिपेंडेंसी को लेकर भी जो है वो बात हो रही है। तो इस समय नेपाल के बारे में अगर हम बात करें साथियों तो नेपाल इस समय बैलेंस पॉलिसी पर काम कर रहा है और कहीं ना कहीं जो है अगर नेपाल में कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो इसका प्रभाव हमें क्या है, इसका प्रभाव हमें भारत में देखने को मिलेगा। तो साथियों अंततः हम ये कह सकते हैं कि नेपाल के विदेश मंत्री की भारत और चीन की यात्रा केवल एक कूटनीतिक कार्यक्रम नहीं, यह उस नई विदेश नीति की झलक थी जिसे नेपाल पिछले कुछ वर्षों से आकार देने की कोशिश कर रहा था। एक तरफ भारत है जिसके साथ नेपाल के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सुरक्षा संबंध जुड़े हैं, तो दूसरी तरफ चीन है जो नेपाल को अपनी क्षेत्रीय रणनीतिक और आर्थिक संपर्क के लिए महत्वपूर्ण मानता है। वहीं अमेरिका और पश्चिम देश भी नेपाल के साथ अपने संबंधों को लगातार मजबूत कर रहे हैं। ऐसे माहौल में नेपाल के सामने सबसे बड़ी चुनौती किसी एक पक्ष को चुनना नहीं बल्कि सभी के साथ संतुलित व्यवहार करना है। और यही कारण है कि काठमांडू आज संतुलित कूटनीति, बैलेंस डिप्लोमेसी की नीति पर चलने की कोशिश कर रहा है, जहां किसी एक शक्ति गुट का हिस्सा बनने के बजाय सभी के साथ सहयोग करना चाहता है। आज का नेपाल ना तो भारत के साथ दूरी चाहता है, न चीन के साथ टकराव और न ही अमेरिका के साथ दुश्मनी। वह तीनों से लाभ लेना चाहता है लेकिन निर्णय काठमांडू में ही लेना चाहता है। और यही 21वीं सदी के नेपाल का सबसे बड़ा रणनीति है। और शायद यही कारण है कि हिमालय के गोद में बसा एक छोटा सा देश आज एशिया की बड़ी शक्तियों के रणनीतिक समीकरणों में पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया। आपके अनुसार क्या नेपाल वास्तव में भारत और चीन के बीच सफल संतुलन बना पाएगा या आने वाले वर्षों में उसे किसी एक पक्ष की ओर अधिक झुकना पड़ेगा? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और ये सेशन कैसा लगा ये भी बताएं। उम्मीद करता हूं कि आपको सेशन पसंद आया हो। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट नहीं किया कमेंट कर दीजिए, लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए और शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।